वेलकम टू माय चैनल जेवी एनसीआईपी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस सेशन में बीएफएम के मॉड्यूल सी का क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं मॉड्यूल सी के, क्योंकि आप जानते हैं मॉड्यूल सी में ज़्यादातर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, केस स्टडी भी पूछा जाता है, केस स्टडी वाला टॉपिक भी है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो हम लोग जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे हम लोग इस मॉड्यूल में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में काफ़ी कम समय बचा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्विक रिवीजन करें। तो हमारे मॉड्यूल सी में कुल मिलाकर 5 यूनिट हैं, 5 या 6 यूनिट मान के चलिए आप, क्योंकि डेरिवेटिव 1 और डेरिवेटिव 2 अलग अलग पार्ट किया गया है बुक में। तो जो मेन पॉइंट्स हैं, आप मैकमिलन बुक को पढ़िए या उसका शॉर्ट नोट्स आप यहाँ देख सकते हैं। टू द पॉइंट मैं आप लोगों को नोट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अंतिम तक बने रहिएगा। हम लोग चारों के चारों टॉपिक को डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। तो ये आपका क्विक रिविजन अगला 15 से 20 मिनट में आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, तो आप लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे, मॉड्यूल सी को कवर कर लेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट से मॉड्यूल सी का, जो कि है ट्रेजरी मैनेजमेंट बेस्ड। देखिए, पहला पॉइंट है, फंड मैनेजमेंट हैज़ बीन द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ ट्रेजरी, बट ट्रेजरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्ले एन एक्टिव रोल इन ALM। ऑब्वियस सी बात है, जो फंड मैनेजमेंट है वो ट्रेजरी का प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है दोस्तों? फंड मैनेजमेंट। लेकिन इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट भी वो करता है, और ALM में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में भी इसका काम आता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, फंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ये 3 काम है ट्रेजरी का। चलिए डीमेट अकाउंट के बारे में समझते हैं। डीमेट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मेंटेन करती है। क्यों मेंटेन करती है? ताकि सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जा सके। तीसरा पॉइंट, आज के सिनेरियो में ट्रेजरी फंक्शन जो है वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का है, और उसे सर्विस सेंटर कंसीडर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेजरी का मेन फंक्शन माना जाता है कि लिक्विडिटी को मैनेज करना, और उसको सर्विस सेंटर के रूप में माना जाता है। किसी भी संस्था के और पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेजरी को पहले सर्विस सेंटर कंसीडर किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, पहले कंसीडर किया जाता था, अभी नहीं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म आई। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ रिफॉर्म्स आए और मार्केट का डीरेगुलेशन हुआ। तो ट्रेजरी जो है पहले था सर्विस सेंटर, अब वो बन गया प्रॉफिट सेंटर। तो समझ सकते हैं दोस्तों, जो पहले सर्विस सेंटर हुआ करता था और आज के समय में वो कैसा है? प्रॉफिट सेंटर है। देखिए, ट्रेजरी क्या करता है? कोर एक्टिविटीज ऑफ बैंक को कनेक्ट करता है। किससे? फाइनेंशियल मार्केट से। मतलब बैंक का जो कोर एक्टिविटीज है उसको फाइनेंशियल मार्केट से कौन कनेक्ट करता है? तो वो ट्रेजरी कनेक्ट करती है। तो इन्वेस्टमेंट, अब देखिए, सिक्योरिटीज हो, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस हो, उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, वो हमारे इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का पार्ट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मतलब मैं समझा रहा हूँ। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस को भी ला दिया गया है। जो सिक्योरिटीज और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट था तो पहले से ही था, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है उसे भी इंक्लूड कर दिया गया, और इसका नाम दे दिया गया इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। देखिए, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? एक तरह से इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन समझते हैं ना, मतलब मिक्सिंग हो गया। पहले मनी किसका मिक्सिंग है? तो मनी मार्केट का, सिक्योरिटी मार्केट का और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन का। मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, ये तीनों इंटीग्रेट होके जो नया सिस्टम बना उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। बैंक को अलाउ किया गया है लार्ज लिमिट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर नेटवर्थ फॉर ओवरसीज बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, बैंक कैन ऑल्सो सोर्स फंड इन ग्लोबल मार्केट एंड स्वैप द फंड इनटू डोमेस्टिक करेंसी और वाइस वर्सा। द ट्रेजरी ट्रांजैक्शन विद कस्टमर इज कॉल्ड मर्चेंट बिजनेस। हाँ, कस्टमर के साथ जो ट्रेजरी का ट्रांजैक्शन होता है उसे कैसा बिजनेस कहा जाता है? मर्चेंट बिजनेस कहा जाता है। ट्रेजरी के अंदर क्या क्या आता है? फंड मैनेजमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, ट्रेडिंग आती है, मल्टी करेंसी इन्वायरमेंट में। देखिए, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था बताइए? हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था, हमारा जो ग्लोबल मार्केट था, उसमें क्या हुआ? इंटीग्रेशन हुआ। ये तो पता ही होगा आपको, 1991। ठीक है, तो RBI ने क्या किया है कि एक्सचेंज कंट्रोल को प्रोग्रेसिवली उसे रिलैक्स प्रोवाइड किया है, और हमारा जो RBI का एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसका नाम बदल कर रख दिया गया था फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। कब से? जनवरी 2004 के बाद से। दो, ट्रेजरी डील्स विद नैरो स्प्रेड, द प्रॉफिट आर जनरेटेड ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है ट्रेजरी में? क्योंकि जो इसका वॉल्यूम है बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, जो फॉरेन करेंसी पोजीशन है जो कि डे के एंड में होता है उसे ओपन पोजीशन कहते हैं। दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल एग्जामिनेशन में, ओपन पोजीशन। देखिए, जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें एफर्ट लगा है इन पॉइंट को कलेक्ट करने में BFM के आपके मैकमिलन बुक से। तो एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिए, सभी से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो ओपन पोजीशन क्या होता है वो समझिए आप। फॉरेन करेंसी पोजीशन एट द एंड ऑफ डे के एंड में जो फॉरेन करेंसी का पोजीशन होता है उसे ही कहते हैं हम लोग ओपन पोजीशन। ओपन पोजीशन का दूसरा नाम है प्रोप्राइटरी पोजीशन या ट्रेडिंग पोजीशन। ट्रेजरी सेल फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, वेरियर रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड लोन टू कॉर्पोरेट्स। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेजरी क्या करती है?
फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज को, रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स को और स्ट्रक्चर्ड लोन को किसे बांटती है? कॉर्पोरेट्स को बांटती है। दोस्तों ये फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट याद रखिएगा, एफआरए का इज इंटर्ड टू फिक्स इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किया था। मनी मार्केट हुआ, सिक्योरिटी मार्केट हुआ और हमारा फॉरेन एक्सचेंज हुआ, तीनों को मिक्स करके जो नया मार्केट बना उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। तो इसके अंदर इसका ड्राइविंग फोर्स क्या क्या था? ड्राइविंग फोर्स पहला ये था कि कैश फ्लो मैनेजमेंट हो, आर्बिट्रेज हो, आर्बिट्रेज मैं बताऊंगा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ग्लोबलाइजेशन का बारे में अभी बताया था, डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल मार्केट के बीच में इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। तो पहला इम्पैक्ट ये हुआ इंटरेस्ट रेट, दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ न्यू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यानी हमारे इंस्टीट्यूशन का नया ढांचा बना, और उसके बाद तीसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि डेरिवेटिव्स को अलाउ किया गया। ठीक है, ट्रेजरी प्रोडक्ट है बिकम, देखिए ट्रेजरी प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्टिव दो रीजन से हुआ। पहला क्या था कि ट्रेजरी ऑपरेशन जो है क्रेडिट रिस्क के फ्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे क्रेडिट रिस्क यानी डिफॉल्ट नहीं हो सकता है, और इसमें बहुत ही कम कैपिटल एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ दूसरी पॉइंट क्या है कि इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है कंपेयर टू ब्रांचिंग बैंकिंग। ये मर्चेंट बैंकिंग का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी मैं बताया था आर्बिट्रेज के बारे में, आइए समझते हैं ये क्या होता है। आर्बिट्रेज इज द बेनिफिट accruing to traders who play in different markets simultaneously, यानी कोई यदि ट्रेडर अलग अलग मार्केट में खेल रहा है तो उसको जो बेनिफिट मिलता है उसे हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। चलिए ये था हमारा मॉड्यूल पहला यूनिट। ठीक है, हमारे मॉड्यूल सी का पहला यूनिट। अब हम लोग दूसरे यूनिट पे आते हैं जो कि ट्रेजरी प्रोडक्ट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोगों ने अभी देख लिया। अब आइए जैसे दोस्तों जरा ट्रेजरी प्रोडक्ट को देखते हैं। इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्री करेंसी कैन बी बाउट एंड सोल्ड रेडिली। ऑब्वियसली बात है, जो फ्री करेंसी है उसे खरीदा भी जा सकता है, उसे बेचा भी जा सकता है। फ्री करेंसी बिलोंग्स टू दोट कंट्री हुज मार्केट आर हाईली डेवलप्ड एंड वेयर एक्सचेंज कंट्रोल आर प्रैक्टिकली डिस्पेंस्ड विथ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड इज वर्चुअल मार्केट। तो ऑब्वियसली बात है ये पारदर्शी है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, और ये वर्चुअल मार्केट है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी कॉल्ड नियर परफेक्ट विथ एन एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी सिस्टम। स्पॉट सेटलमेंट तो पता होगा कब होता है आपको, कब होता है बताइए? जब 2 वर्किंग डेज जो ट्रेडिंग डे है उसके 2 वर्किंग डे के बाद होता है, यानी कि तीसरे दिन होता है। और जो कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को, वो अपने रिस्क को कवर करते हैं कैसे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करके। देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करके कस्टमर को क्या फायदा होता है कि वो अपने रिस्क को कवर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी इंटर्स इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ प्राइस मूवमेंट। देखिए forward exchange rate are arrived on the basis of interest rate differential of two currencies। एक वर्ड है स्वैप। स्वैप पता है आपको क्या होता है? स्वैप देखिए स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं स्वैप। ठीक है, स्वैप रूट इज यूज एक्सटेंसिवली टू कन्वर्ट कैश फ्लो फ्रॉम वन करेंसी टू अदर करेंसी। तो दोस्तों आपका स्पॉट हुआ और आपका फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं स्वैप। और ये जो स्वैप रूट है इसको यूज किस लिए किया जाता है? ताकि कैश फ्लो को वन करेंसी से दूसरे करेंसी में हम लोग कन्वर्ट कर सकें। इंटर बैंक लोन्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नॉस्ट्रो अकाउंट आर द एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेक्स सरप्लस। दोस्तों बताइए नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? नॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली करंट अकाउंट है जो कि फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है बैंक के द्वारा, किस विद देयर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इन द होम करेंसी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। देखिए एक ऐसा अकाउंट है जो कि फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है बैंक के द्वारा, जिसका अपना अकाउंट अपने भारत में अपने कंट्रीज में हो। बैलेंस हैंडी नॉस्ट्रो अकाउंट डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट। हाँ, जो बैलेंस नॉस्ट्रो अकाउंट में होगा उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। जो फॉरेन बिल है उसका जो रीडिस्काउंटिंग होता है वो इंटर बैंक एडवांस होता है। दोस्तों आरबीआई हैज अलाउड बैंक टू इंक्लूड रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल इन देयर क्रेडिट पोर्टफोलियो। मनी मार्केट, आप देखिए मनी मार्केट के बारे में आते हैं। ये सब एकदम क्विक पॉइंट है जो कि आपको एक नंबर में पूछा जाता है। जैसे देखिए आजकल का क्वेश्चन का पैटर्न तो पता ही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ऑप्शन में ए दे देगा बी में दे देगा ये, सी में दे देगा ये, डी में दे देगा ये। ऐसे ही तो क्विक पॉइंट्स क्वेश्चन बनाता है। तो आपको ये सब पॉइंट एकदम हाईलाइटेड टू द पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों। अब देखिए मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट शॉर्ट टर्म रिसोर्स को रेज करना और डेवलप करने को मनी मार्केट कहते हैं। इंटर बैंक मार्केट इज सब डिवाइडेड इनटू कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। कॉल मनी का मतलब हुआ ओवरनाइट प्लेसमेंट, नोटिस मनी का मतलब हुआ बियॉन्ड ओवरनाइट यानी 1 से लेकर 14 दिन तक, और टर्म मनी का मतलब हुआ बियॉन्ड 14 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी 14 दिन से 1 साल तक को कहते हैं हम लोग टर्म मनी। आरबीआई जो है सीआरआर बैलेंस पे इंटरेस्ट पे करती है इन एक्सेस ऑफ 3% एट रिवर्स रेपो रेट। Interbank market carries lower risk next to sovereign risk. The interest on treasury bill is by way of discount। ये तो पता ही होगा ट्रेजरी बिल पे कैसे इंटरेस्ट मिलता है, डिस्काउंट के थ्रू मिलता है। ठीक है, हाँ। और अब देखिए टी बिल आ गया। अब देखिए पॉइंट चैप्टर हमारा चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज हो रहा है। टी बिल के बारे में पता होगा आपको
कि ट्रेजरी बिल पे जो ब्याज मिलती है वो डिस्काउंट पे मिलती है, जो बिल का प्राइसिंग होता है वो फेस वैल्यू से कम होता है, और इसे ही हम लोग इम्पैक्ट यील्डिंग कहते हैं। देखिए 91 दिन का इशू होता है ट्रेजरी बिल, 500 करोड़ का ऑक्शन कंडक्ट किया जाता है वीकली बेसिस पे ऑन एवरी वेडनेसडे। देखिए 364 दिन का वाला यदि ट्रेजरी बिल इशू होगा जैसे 1000 करोड़ का, तो उसका ऑक्शन जो है फोर्टनाइट बेसिस पे क्लियर किया जाता है। तो अभी मैंने दो चीज़ बताया, जो हमारा 91 डेज का होता है वो एवरी वेडनेसडे को होगा, और जो 364 दिन वाला होता है वो ऑन फोर्टनाइट बेसिस होता है, अल्टरनेटिव वेडनेसडे। अंतर समझिए दोनों में। जो टी बिल का पेमेंट है वो कौन रिसीव करता है, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू रिसीव होता है, CCIL। अब देखिए कॉमर्शियल पेपर पे आते हैं। कॉमर्शियल पेपर जो है एक तरह का शॉर्ट टर्म डेट मार्केट पेपर है, और ये वही कंपनी इशू करती है जिसका मिनिमम P2 क्रेडिट रेटिंग है। तो दोस्तों ये PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट नोट्स एकदम आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अवेलेबल है। तो जिन लोगों को PDF की रिक्वायरमेंट है, नीचे लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। गवर्नमेंट ऑल्सो इशू स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड थ्रू RBI, सरकार भी इशू करती है स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड RBI के थ्रू। और अब देखिए CDP कॉर्पोरेट डेट पेपर पे आते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ट्रेजरी बिल देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, कॉमर्शियल पेपर देखा, अब CDP कॉमर्शियल कॉर्पोरेट डेट पेपर। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आता है या डिवेंचर्स आता है, जो कि कोई कॉर्पोरेट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती है। देखिए दोस्तों डिवेंचर और बॉन्ड को समझते हैं। डिवेंचर और बॉन्ड एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉर्पोरेट बॉडीज इशू करती है, जिसके पास सिक्योरिटी के साथ भी हो सकता है या विदाउट सिक्योरिटी भी हो सकता है। भारत में डिवेंचर जो है प्राइवेट सेक्टर की कॉर्पोरेट इशू करती है, और बॉन्ड जो है पब्लिक सेक्टर की इंस्टीट्यूशन इशू करती है। अंदर समझिए, डिवेंचर कौन इशू कर रहा है, प्राइवेट कंपनी वाला, प्राइवेट सेक्टर का कॉर्पोरेट, और बॉन्ड कौन इशू कर रहा है, पब्लिक सेक्टर का इंस्टीट्यूशन। डिवेंचर किस रूल से गवर्न होती है, कंपनी लॉ से, याद रखिएगा। और इसको ट्रांसफर कैसे किया जाता है, रजिस्ट्रेशन पे ही ट्रांसफर होता है। लेकिन बॉन्ड एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और इसको गवर्न कौन करता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गवर्न करता है। अंतर समझ लीजिए, ये बेसिक डिफरेंस है हमारा डिवेंचर में और बॉन्ड में। अब देखिए, ये बॉन्ड होल्डर आर गिवन एन ऑप्शन टू कन्वर्ट डेब्ट इनटू इक्विटी ऑन अ फिक्स्ड डेट और ड्यूरिंग फिक्स पीरियड, दीज बॉन्ड आर कॉल्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो दोस्तों कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होती है ये पता होना चाहिए। यदि बॉन्ड होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाए कि वो डेब्ट को इक्विटी में बदल सके किसी भी फिक्स डेट पे या किसी फिक्स पीरियड पे, तो उसे हम लोग कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। बैंक आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी सब्जेक्ट टू सीलिंग प्रेजेंटली 5% ऑफ टोटल एसेट। हाँ, इक्विटी में बैंक कितना इन्वेस्ट कर सकती है, कितना सीलिंग है, अपने टोटल एसेट का 5%। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन डेब्ट मार्केट सब्जेक्ट टू ओवरऑल सीलिंग करंटली USD 1.75 बिलियन। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेजरी प्रोडक्ट, यानी यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने कवर कर लिया, शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए। अब हम लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे आते हैं, जो कि हमारा यूनिट 3 है हमारे BFM मॉड्यूल C का। देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या समझना है, इसमें हमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट के बारे में जाननी है। तो डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि फ्यूचर प्राइस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑलवेज रेफर्स टू फ्यूचर प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड्स ऑन स्पॉट मार्केट। किस पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, स्पॉट मार्केट पे। जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली नेगोशिएटेड हो सकता है या वो बैंक से ऑब्टेन हो सकता है, और जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसे कहते हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, OTC प्रोडक्ट, ठीक है। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने बताया था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कोई भी कंज्यूमर क्रेडिट रिस्क से बचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि रिस्क से बच सके। तो होता क्या है वो समझिए, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर फॉरेन करेंसी ऑन अ फ्यूचर डेट एट फिक्स एक्सचेंज रेट। तो किसी फ्यूचर डेट पे फिक्स एक्सचेंज रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हम डिलीवर होगा। ये एक तरह का OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, जहाँ पे काउंटर पार्टी हमेशा बैंक होगा, सामने वाला पार्टी कौन होगा, बैंक होगा। जो फॉरवर्ड रेट है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है दो करेंसीज का, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट या तो प्रीमियम पे होगा या तो डिस्काउंट पे होगा स्पॉट रेट से, ठीक है। उसके बाद देखिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे कुछ और पॉइंट देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस, अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, जहाँ पे बायर किसी भी जो ऑप्शन का खरीदार होता है यानी बायर होता है, उसके पास एक राइट होती है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती है। उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकता है। ऑप्शन या तो पुट ऑप्शन होगा या तो कॉल ऑप्शन होगा। कॉल ऑप्शन में क्या होता है, होल्डर को एक राइट मिल जाती है कि वो अंडरलाइंग प्रोडक्ट को खरीदे, चाहे वो अंडरलाइन प्रोडक्ट में करेंसी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है या कमोडिटीज हो सकती है। किस रेट पे, तो प्री फिक्स रेट पे, रेट पहले से फिक्स है, ठीक है। और किसी फ्यूचर डेट पे, ध्यान से समझिए। कॉल ऑप्शन में क्या बताया मैंने, कॉल ऑप्शन में जो होल्डर है उसके पास एक राइट है कि वो किसी प्रोडक्ट को फिक्स रेट पे फिक्स डेट पे खरीदेगा, खरीदने का काम होता है यहाँ पे। और देखिए पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में सिमिलर राइट देता है किसी होल्डर को कि वो बेचेगा, ठीक है। दिन फिक्स है, रेट फिक्स है और उसे बेचना है, तो उसे क्या कहलाएंगे, पुट ऑप्शन कहलाएंगे। अंतर समझ में आ गया होगा, कॉल में खरीदना, पुट में बेचना, ठीक है।
हाँ, अब देखिए जो प्रीफिक्स रेट था उसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। ये मैंने बताया, प्रीफिक्स रेट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और जो टाइम होता है उसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। अंतर समझिए दोस्तों, जो रेट है, जो फिक्स रेट है उसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाएगा, और जो स्पेसिफिक टाइम है उसे हम लोग एक्सपायरी डेट कहते हैं। भारत में हम लोग यूरोपियन टाइप ऑफ ऑप्शन को यूज करते हैं, जिसमें ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है ओनली ऑन एक्सपायरी डेट। अंतर समझिए कि हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, कौन सा टाइप ऑफ ऑप्शन यूज करते हैं, तो यूरोपियन टाइप ऑफ ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं एक्सपायरी डेट। अब देखिए दोस्तों, एक टर्म है एटीएम। एटीएम क्या है हमारा, ऐड द मनी। ये ऑप्शन एक ऑप्शन का एक टाइप होता है। ये ऑप्शन होता कब है, जब स्ट्राइक प्राइस जो है स्पॉट प्राइस से कम है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस यदि स्पॉट प्राइस से, स्पॉट प्राइस तो पता ही होगा आपको, 2 दिन बाद का, ट्रेडिंग के 2 दिन बाद का प्राइस को स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो और स्ट्राइक प्राइस मैंने बताया था, जो डीलिंग में प्राइस होता है उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस यदि स्पॉट प्राइस से कम है तो उसे कहते हैं ऐड द मनी। ठीक है, ऑप्शन इन द मनी कब होगा, आईटीएम कब होगा, वो मैं बताता हूँ। तो देखिए आईटीएम के लिए 2 केस है। पहला हो सकता है कि ऑप्शन कॉल नेचर का हो या ऑप्शन पुट नेचर का हो। यदि कॉल ऑप्शन है तो उस केस में स्ट्राइक प्राइस जो है फॉरवर्ड रेट से कम होगा, और यदि पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस जो है फॉरवर्ड रेट से ज़्यादा होगा। उसी तरह ओटीएम में आ जाइए, आउट ऑफ मनी, इसमें भी 2 केस है। यदि कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस फॉरवर्ड रेट से ज़्यादा है, और पुट ऑप्शन में क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस फॉरवर्ड रेट से कम है। ठीक है, आईटीएम कब होता है दोस्तों, जब हमारा मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस बेटर है। और ओटीएम कब होगा, आउट ऑफ मनी कब होगा, जब स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट प्राइस से खराब है। किसी भी आईटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो स्ट्राइक प्राइस और करंट फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस के बीच का होता है, या वो जीरो भी हो सकता है, जो भी कम हो इसमें से। ठीक है, ऑप्शन प्राइस लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू इज द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा और कुछ पॉइंट देखते हैं। एक है प्लान वैनिला ऑप्शन। ये क्या होता है, ऑप्शन विदाउट एनी कंडीशनैलिटी, वैसा ऑप्शन जिसमें कोई कंडीशन नहीं इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग प्लान वैनिला कहते हैं। दोस्तों यदि इसे डिटेल में आपको समझना है तो आप मेरे एवीएम के मॉड्यूल सी का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया था एक एक पॉइंट्स को। देखिए अभी हम लोग शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अ कन्वर्टेबल ऑप्शन में गिव द बॉन्ड होल्डर ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग द डेप्ट इनटू इक्विटी। अभी मैंने बताया था, जो कन्वर्टेबल ऑप्शन होता है उसमें जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो डेप्ट को इक्विटी में बदल सके, क्योंकि बॉन्ड मैंने बताया एक तरह का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, उसको वो इक्विटी में बदल सकता है वो। और ऐसे ऑप्शन को हम लोग एम्बेडेड ऑप्शन कहते हैं, और इसका इफेक्ट डायरेक्ट होता है किसी बॉन्ड के प्राइसिंग पे। अब देखिए मैं बताता हूँ आईआरएस के बारे में, इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में। ये क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने स्वैप बताया था दोस्तों, याद होगा आपको। ठीक है, स्वैप बताया था मिक्सिंग होता है। तो इस इंटरेस्ट रेट स्वैप जो है, इंटरेस्ट फ्लो का एक्सचेंज है किसी अंडरलाइंग एसेट पे या लाइबिलिटीज़ पे, जिसका वैल्यू और नोशनल अमाउंट ऑफ स्वैप है। इंटरेस्ट रेट स्वैप एक तरह का ओटीसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक इशू करती है। इसके अलावा क्वांटो स्वैप होता है, और इसके अलावा कूपन स्वैप होता है। इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। अब हम लोग इसके बाद लास्ट यूनिट पे आते हैं हमारे मॉड्यूल सी का, वो है हमारा ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। देखिए, करंट इंटरेस्ट रेट आर हायर देन द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑन मॉर्गेज एडवांस, द मिसमैच इन द इंटरेस्ट रेट लीड टू नेगेटिव स्प्रेड और रिडक्शन इन इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम। देखिए दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम मैं समझाता हूँ। देखिए, जो हमारा मॉर्गेज एडवांस होता है, मतलब मॉर्गेज वाला जो लोन होता है, उसमें क्या होता है कि जो करंट अभी का जो ब्याज दर है वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट से ज़्यादा होता है। इसी कारण बताइए क्या होगा, इसी कारण इंटरेस्ट रेट में एक मिसमैच आ जाती है, जिसके कारण नेगेटिव स्प्रेड होता है, और इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन इन एनआईआई। एनआईआई क्या है, हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम है। इसका अपोजिट मान लीजिए कि यदि करंट इंटरेस्ट रेट जो है कॉन्ट्रैक्टेड रेट से ज़्यादा होगा किसी मॉर्गेज एडवांस में, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इस केस में भी मिसमैच है, लेकिन इस केस में जो मिसमैच है, ठीक है, हाँ, तो ये एक्चुअली में सेम पॉइंट दोबारा ये कवर हो रहा है। अब देखिए, जो हमारा सोर्स ऑफ फंड है और जो हमारा यूज ऑफ फंड है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग लिक्विडिटी गैप कहते हैं। ठीक है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये लिक्विडिटी गैप आता किस कारण से है, तो एसेट और लायबिलिटी, किसी बैंक का एसेट और लायबिलिटी के मिसमैच के कारण ये लिक्विडिटी गैप आता है। ठीक है, मार्केट रिस्क के अंदर लिक्विडिटी रिस्क आता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क आता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए एक टॉपिक भी हमारा ट्रेजरी में रिस्क, तो उसको मैं यहीं कवर कर रहा हूँ। मार्केट रिस्क में लिक्विडिटी रिस्क आएगा और इंटरेस्ट रेट रिस्क आएगा। लिक्विडिटी रिस्क कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कैसे दिखेगा आपको, मैच्योरिटी मिसमैच से दिखेगा। मैच्योरिटी मिसमैच क्या होता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच का गैप को हम लोग मैच्योरिटी मिसमैच कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए इंटरेस्ट, ये तो था लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे दिखेगा आपको, ये तब होता है कि जब इंटरेस्ट अर्निंग एडुकेट नहीं हो। ठीक है, जो हमारा इंटरेस्ट अर्निंग है, ब्याज जो हमें अर्न कर रहे हैं और जो ब्याज हमें देना है, उसमें यदि मिसमैच हो, मतलब हम उतना हम अर्न ही नहीं कर पा रहे जितना हमें देना पड़ रहा है, समझ रहे दोस्तों, उस केस में कैसा रिस्क आएगा, उस केस में आएगा हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, यानी कि
हाँ, अब देखिए जो हमारे अभी हमने दो दो रिस्क के बारे में बात किया, एक था लिक्विडिटी रिस्क और एक है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। तो इसके कारण इसका जो सेंसिटिव गैप है वो किस कारण से राइज होता है, मिसमैच ऑफ बैंक एसेट एंड बैंक लायबिलिटी, ठीक है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम जिसे शॉर्ट में एनआईआई कहते हैं, ये किसके बीच का डिफरेंस है, ये बैंक का इंटरेस्ट अर्निंग और बैंक का इंटरेस्ट पेमेंट किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के बीच का डिफरेंस को हम लोग एनआईआई कहते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रिस्क ऑफ इरोजन ऑफ एनआईआई ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट इन द मार्केट। इसके अलावा दोस्तों एएलएम के पे आ जाइए, ठीक है। एएलएम क्या है हमारा, एएलएम यूजेस ब्रॉड टाइम बैंड्स एंड हेंस इवन आफ्टर यूजिंग एप्रोप्रिएट हेजेस द मार्केट रिस्क मे नॉट बी कंप्लीटली मिटिगेटेड, द रेजिडुअल रिस्क कॉल्ड बेसिस रिस्क। देखिए दोस्तों बेसिस रिस्क को समझिए, ठीक है। हेज करने के बावजूद मार्केट रिस्क को मिटिगेट नहीं किया जा सकता और इसीलिए रेसिडुअल जो बचा हुआ रिस्क रह गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस रिस्क कहते हैं, ठीक है। ट्रेजरी इज मोस्टली कंसर्न विद मार्केट रिस्क, ट्रेजरी जो है किस रिस्क से ज़्यादा कंसर्न है, मार्केट से ज़्यादा कंसर्न है। डेरिवेटिव्स वही मैंने डेरिवेटिव प्रोडक्ट देखा था, मैंने बताया था स्वैप हुआ, आईआरएस हुआ, ये सब डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है। तो जिसमें स्वैप है, ऑप्शंस है, ये मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है जो हमारा बैंक बैलेंस शीट है उसको मिसमैच को मैनेज करने के लिए। देखिए डेरिवेटिव का यूज कैसे करता है बैंक, वो समझिए। जो भी मिसमैच आ रहा है ना दोस्तों किसी बैंक के बैलेंस शीट में, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसको मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। और डेरिवेटिव में मैक्सिमम कौन सा, तो स्वैप को या ऑप्शंस को, ठीक है। ट्रेजरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ट्रांसफर प्राइसिंग, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझिए बात को। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, मार्केट रिस्क इज रिमूव फ्रॉम द बैंक। अभी मैंने बताया है कि ट्रेजरी को मैक्सिमम कौन सा रिस्क अफेक्ट करता है, तो मार्केट रिस्क अफेक्ट करता है, ठीक है। अब उसको कैसे हम लोग ओवरकम करें, तो उसके लिए देखिए मार्केट रिस्क को रिमूव करने के लिए बैंक एसेट और बैंक लायबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फंड एंड रिटर्न ऑन एसेट इज अराइव्ड एट ऑन रैशनल बेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको समझने के लिए मेरे रिटेल बैंकिंग के टॉपिक पे चले जाइए। मैंने सिक्योरिटाइजेशन पे एक पूरा 10 मिनट का वीडियो बनाया है। ये ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उसको आप उसमें मैंने पॉइंट वाइज समझाया है, डायग्राम से समझाया है, उसको एक बार देखिए तो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। और इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन पे। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि जो बैंक का क्रेडिट रिसीवेबल्स होते हैं उसको हम लोग यूनिट या बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम लोग पीटीसी कहते हैं, पास थ्रू सर्टिफिकेट कहते हैं। और उस पास थ्रू सर्टिफिकेट को हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे किसी बैंक का मॉर्गेज लोन है, उसको सिक्योरिटाइज कर दिए और उसको पीटीसी के फॉर्म में इशू कर दिए। और किसके थ्रू इशू किए, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू इशू किए, शॉर्ट में हम लोग एसपीवी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देखना है तो आप वहाँ जो मैं बताया हूँ रिटेल बैंकिंग के सिक्योरिटाइजेशन टॉपिक को आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द कॉस्ट ऑफ रिसोर्स एंड रिटर्न ऑन एसेट ऑफ द बैंक इन रैशनल मैनर। रन ऑन द बैंक इज अ सिचुएशन। अब देखिए रन ऑन बैंक का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है जब डिपॉजिटर्स ऑफ बैंक लूजेस कॉन्फिडेंस इन द बैंक, यानी कि जो बैंक में जो जमा करता है उनका विश्वास बैंक से उठ जाए और अपना बैलेंस अब निकालने लगे, जैसा कि अभी कुछ रिसेंटली बैंक में हुआ था ऐसा, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके अलावा रिस्क एपेटाइट इज द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू एब्जॉर्ब लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ मार्केट रिस्क, तो उसको क्या कहते हैं, रिस्क एपेटाइट कहते हैं। एसपीवी अभी मैंने बताया है, एसपीवी यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल, ठीक है। उसको फॉर्म किया जाता है ताकि वो सिक्योरिटी पेपर को हैंडल करे। इसके अलावा दोस्तों सीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्प्रेड। ये एक एनुअल फी होता है क्रेडिट प्रोटेक्शन बायर का, जो कि मस्ट पे द प्रोटेक्शन सेलर ओवर द लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक उसे पेमेंट करनी होती है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ द नॉशनल अमाउंट। अब इसके बाद जो लास्ट दो पॉइंट है वो देखते हैं। क्रेडिट डेरिवेटिव सेग्रीगेट द क्रेडिट रिस्क फ्रॉम द एसेट थ्रू इंस्ट्रूमेंट नोन एज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एंड द ट्रांसफर द रिस्क फ्रॉम द ओनर टू अनदर पर्सन हु इज इन पोजीशन टू एब्जॉर्ब द क्रेडिट रिस्क फॉर अ फी। ऑब्वियस सी बात है, देखिए क्रेडिट डेरिवेटिव जो होता है वो क्या करता है, क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर कर देता है किसे, एक दूसरे पर्सन को, जो कि वो जो दूसरा पर्सन है वो तैयार है उस रिस्क को लेने के लिए, लेकिन वो फी भी लेगा। और लास्ट पॉइंट है, अ ट्रांजैक्शन वेयर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर इशूड अगेंस्ट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम अ पूल ऑफ एसेट इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। तो दोस्तों मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमारा 4 यूनिट को, उसको मैंने यहाँ कवर कर लिया। इसको आप लोग दो तीन बार देखिए तो एकदम दिमाग में आपका छप जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। जो बुलेट पॉइंट्स क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट 4 ऑप्शन दे देगा, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स 4 ऑप्शन दे देगा, इसी से कवर होंगे। इसीलिए मैंने आप लोग के लिए ये पार्टिकुलर वीडियो बनाया ताकि लास्ट टाइम आप लोग रिवाइज कर सकें। फ्रेंड्स यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो नीचे मुझे लिंक पे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, और फ्रेंड्स और भी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं मॉड्यूल ए या मॉड्यूल बी बाकी जो मॉड्यूल्स है उसका मैं क्विक रिवीजन सेशन बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आप लोगों को
उसका भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों यदि ये पार्टिकुलर लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक की ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।